हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनफाइनाइट ट्रूथ। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी एकेडमिक रिक्रूटमेंट सीरीज़, उसमें ना आज हम एक बड़ी स्पेशल सी वीडियो लेकर आए हैं। तो यदि आप MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। रिसेंटली ये जो MPPSC का इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस है ये मैंने अभी फेस किया है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं आपसे कि एक कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू फेस करना मतलब कैसा लगता है, किन किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है और किन किन चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है हमारी, इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल सी अबाउट बेसिक प्रिपरेशंस कि एक हमने माइंडसेट किस तरह से तैयार करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, ये वाली सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। दूसरा पार्ट है एंट्री एंड वेरिफिकेशन। जब हम MPPSC पहुंच गए तो इंटरव्यू से पहले ना एक फेज़ होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे वो पूरा प्रोसेस कंडक्ट किया गया था मेरे टाइम पर, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थर्ड पार्ट इज़ द इंटरव्यू प्रोसेस कि इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जब मैं एंटर किया तो मुझसे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या मेरा ऑब्जर्वेशन था, क्या मेरा रिएक्शन था, वो वाली सारी चीज़ें हम इस पार्ट में देखेंगे। फिर है थॉट्स आफ्टर द इंटरव्यू कि जैसे ही मैं इंटरव्यू दे के बाहर निकला तो मुझे कैसा फील हुआ इंटरव्यू दे के और मेरे मन में क्या एक्सपेक्टेशंस थी अपने इंटरव्यू को लेके, और जब मेरा रिजल्ट आया तो क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट हुई, वो वाली बातें हम इस पार्ट में करेंगे। पार्ट 5 में ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ मेरी कि ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें पर्सनल इंटरप्रिटेशन मेरा क्या है, और उन्हीं पर बेस्ड कुछ ना कुछ सजेशंस भी मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। हाँ, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर कि ये जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई कहीं पर ना एक स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर्ड मेथड नहीं है वो। दूसरा ये कि जो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो तरीका की ये चीज़ ऐसे हुई, ये चीज़ ऐसे हुई, वो मैं बताऊंगा मेरे बैच की, मेरे साथ क्या हुआ वो चीज़ें। हो सकता है MPPSC ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया हो या वैकेंसी टू वैकेंसी MPPSC अपना डिफरेंट सिस्टम अडोप्ट कर लेता हो। थर्ड कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो मेनली वही क्वेश्चन होंगे जो मुझसे पूछे गए थे। मैं ऐसा कहीं पर भी क्लेम नहीं करूँगा कि उसी तरह के क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे। फोर्थ वन इज़ कि जो भी मैं ऑब्जर्वेशंस की बात करूँगा, अगेन दोज विल बी माई पर्सनल इंटरप्रिटेशंस, कोई MPPSC की गाइडलाइंस नहीं है वो। लास्ट थिंग इज़ कि मैं आपसे चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ना, इसको आप एज अ रेफरेंस यूज़ करें, कोई एक फिक्स्ड इंटरव्यू रिजिड पैटर्न नहीं। तो चलते हैं हमारे पार्ट 1 की ओर, जो है बेसिक प्रिपरेशंस। सबसे पहली चीज़ जो हमें माइंड में रखनी है वो ये कि जहाँ पर भी हमारा इंटरव्यू वेन्यू है, MPPSC इंदौर में है, वहाँ पर हमें जो कॉल लेटर पर हमारा रिपोर्टिंग टाइम है उसे सफिशिएंटली पहले पहुँच जाना है। होता क्या है कि हम थोड़ा रश में रहते हैं, 9:30 का हमें टाइम दिया गया है, 9:25 9:30 पर हम बार बार घड़ी देखे जा रहे हैं, हम अभी भी नहीं पहुँचे। तो एक मन में साइकोलॉजिकली ना एक पैनिक डेवलप होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली वो हमारे इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पर भी असर डालता है। तो आई वुड सजेस्ट 9:30 का टाइम है, 9 बजे आप आराम से पहुंच जाइए वहाँ पर। बाय द वे मेरा इंटरव्यू था 5 मई 2025 को, 9:30 मेरा रिपोर्टिंग टाइम था और मैं 9 बजे तक MPPSC पहुँच गया था। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में पहन कर क्या जाना है। जितना कॉमन ये क्वेश्चन है उतना ही कॉमन शायद इसका आंसर है कि बेसिकली देखो, कहीं लिखा हुआ नहीं होता कि इंटरव्यू में ये पहन के आना है, लेकिन एक होता है ना कि अनसेड रूल आप इसको कह सकते हैं कि हमें फॉर्मल अटायर में ही वहाँ पर जाना होता है। मैं मेरी ड्रेस की बात करूँ तो लाइट ग्रे कलर की प्लेन शर्ट मैंने डाली हुई थी, ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट और ब्लैक कलर के फॉर्मल ट्राउज़र मेरे पास थे। कुछ लोगों ने वहाँ पर ब्लेज़र भी डाले हुए थे, हालांकि मई में था मेरा इंटरव्यू तो मैंने ब्लेज़र नहीं डाला था, बट थे कुछ लोगों के पास। तो ये आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, यदि आपको ब्लेज़र में ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है आप ब्लेज़र डालिए, यदि आप ब्लेज़र के बिना कंफर्टेबल हैं सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। कुछ जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स थी मैथमेटिक्स में भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी, तो उनसे जब इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया तो उनका यही ओपिनियन था कि कोई भी प्लेन इंडियन वियर चलेगा या फिर जो साड़ी हमारी होती है प्लेन वो भी यहाँ पर चलेगी। हालांकि जब मैंने दिल्ली में इंटरव्यू दिए थे इसी रिगार्डिंग, तो वहाँ पर कुछ लड़कियों ने पैंट शर्ट और ब्लेज़र भी डाले हुए थे। सो इट्स अगेन अप टू योर कंफर्ट कि आपको क्या पहनना है, क्या पहन के आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अब अगली चीज़, क्लैरिटी ऑन डॉक्यूमेंट्स। हालांकि हमारे कॉल लेटर में बहुत क्लियरली और मैं बताऊं कि बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होता है कि हमें क्या क्या लेके आना है, क्या क्या नहीं, फिर भी एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं।
तो ये लिस्ट है जो चीज़ें हमें ओरिजिनल में चाहिए। जैसे इस बार साक्षात्कार हेतु आवेदक की संक्षिप्त जानकारी, ये 5 ओरिजिनल सेट मंगवाए हैं, तो ये पाँचों के पाँचों हमें ओरिजिनल चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने की, जो परिशिष्ट प्रपत्र 1 है उसमें हमें सीक्वेंस वाइज और कंटिन्यूस मार्किंग करनी है। जैसे मान लो उपस्थिति पत्रक हो गया पेज नंबर 1, व्यक्तिगत विवरण पत्र हो गया पेज नंबर 2 से लेके 7, सपोज इस तरह से। तो मार्किंग हमें कंटिन्यूस रखनी है और केवल ओरिजिनल पर हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, व्यक्तिगत विवरण पत्र प्लस 5 फोटोकॉपीज, तो उन 5 फोटोकॉपीज पर अलग से मार्किंग हमें नहीं करनी। इसके अलावा जो हमारे खुद के डॉक्यूमेंट्स है, लाइक 10th क्लास का रिजल्ट, 12th क्लास का रिजल्ट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें हमें 2-2 सेट में फ़ोटोकॉपीज़ वहाँ पर लेके जानी है एंड ओरिजिनल भी हमें साथ रखना है। दोनों सेट पर आइडेंटिकल नंबरिंग होगी। लाइक जैसे 10th की मार्कशीट आपकी सपोज 16th नंबर पे आ रही है, तो पहले सेट पर भी आप 16 लिखोगे, दूसरे सेट पर भी आप 16 लिखोगे। सिमिलरली 12th की मार्कशीट 17, इस तरह से हमें अलग अलग मार्किंग नहीं करनी अलग अलग सेट पर। और एक सेट पर आपको ऊपर लिखना है कि यह प्रमाण पत्र सहायक प्राध्यापक गणित पद हेतु प्रस्तुत किया गया है। ये केवल एक सेट पर आपको लिखना है। अब ओरिजिनल जो हमने पिछली स्लाइड में देखे और ये एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज़, ये साथ में हमें रखने हैं और जब वो मांगे हमें दे देना है। एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ हमें डिफरेंट रखनी है। जो ओरिजिनल थे उनके हमें 2-2 सेट नहीं बनाने, वो जितने लिखे हुए हैं वो उतने सेट ही चलेंगे। जैसे एक सेट ओरिजिनल लिखा है तो बस हमें एक सेट ही चाहिए। अपने रेफरेंस के लिए उसकी फोटोकॉपी करा के रख सकते हैं। यहाँ पर हमारी बेसिक प्रिपरेशंस खत्म हुई। अब हम आगे देखते हैं कि एंट्री वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहता है एनपीपीएससी में। जब हम एमपीपीएससी पहुंचते हैं तो बाहर से हमें कुछ इस तरह की बिल्डिंग नज़र आती है। अब जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है ना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर, ये बेसिकली एक रूम है। तो जो भी आपके साथ आए, पेरेंट्स आए हैं, भाई बहन आए हैं या दोस्त वगैरह जो भी आए, वो यहीं पर रुक जाएंगे आपके, उनकी एंट्री अंदर अलाउड नहीं है। और ये जो बड़ा गेट यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ से जो कैंडिडेट्स हैं केवल उनको आगे जाने दिया जाएगा। हमारे टाइम पे वो लोग ओरिजिनल आईडी और इंटरव्यू कॉल लेटर चेक कर रहे थे एंटर करने के लिए। अब जैसे मेन गेट से घुस के हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो राइट हैंड साइड में एक ब्लॉक बना रखा है जहाँ पर वो थोड़ा सा प्रिलिमिनरी चेक करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के साथ कोई अकम्पनिंग मेंबर नहीं होता, तो उनका जो बैग वगैरह और भी चीज़ें होती हैं वो उनके साथ होती हैं। तो वहाँ पर बैग और सभी लोगों के फ़ोन जमा करा लिए जाते हैं। उसके अलावा वहाँ पर जैसे मेरे टाइम पे 2 काउंटर बने हुए थे, उन लोगों के पास लिस्ट थी। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन 60 लोगों का इंटरव्यू था। 60 लोगों को उन्होंने 20-20-20 करके 3 लिस्ट में डिवाइड किया हुआ था, ए लिस्ट, बी लिस्ट और सी लिस्ट। बेसिकली वो इंटरव्यू बोर्ड्स थे, तो ए बोर्ड था, बी बोर्ड था और सी बोर्ड था। वहाँ पर ए बोर्ड में 20 बच्चे लिखे हुए थे, बी बोर्ड में 20 बच्चे और सी बोर्ड में 20 बच्चे। तो मेरा जो नाम था वो ए बोर्ड वाली लिस्ट में 6ठे नंबर पे था। तो ये जो A6 कोड है वो उन्होंने मेरे जो कॉल लेटर है मेरा इंटरव्यू का उसके ऊपर लिख दिया था। तो बेसिकली वहाँ पर 2 चीज़ें हुई, मैंने अपना फ़ोन जमा कराया और मेरे इंटरव्यू कॉल लेटर पर उन्होंने वहाँ पर A6 लिख दिया। वहाँ से फिर हम आगे बढ़े और वहाँ से ना सिर्फ एक मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल जिसमें ओरिजिनल और फोटोकॉपी थे और एक वाटर बोतल थी मेरे साथ। फिर हम एंटर करेंगे एमपीपीएससी की मेन बिल्डिंग में, जो नीचे है ग्राउंड फ्लोर पर। बहुत बड़ा सा वेटिंग हॉल है, सोफाज वगैरह वहाँ पर लगे हुए हैं और सामने की तरफ वहाँ काउंटर्स लगे हुए हैं स्टेयर्स के साइड में। तो वहाँ पर आप जाके बैठिए। वो लोग ना बारी बारी फिर बुलाते हैं कि A1, B1, C1 इस तरह से। तो मेरे टाइम पे क्या था कि काफ़ी सारे लोगों के ना लाइक डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे। किसी ने सेल्फ अटेस्ट नहीं कर रखा था, किसी ने जो परिशिष्ट प्रपत्र 1 है उसके सीक्वेंस में नहीं लगा रखी थी। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए वो लोग वहाँ पर टाइम दे रहे थे। तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने बोला कि अच्छा जिसके पूरे हैं ना वो लोग आ जाओ। तो मेरा भी कुछ रहता था, जो वो एक लाइन लिखनी थी ना, यह प्रमाण पत्र सहायक प्राध्यापक गणित पद हेतु प्रस्तुत किए गए, वो मैंने नहीं लिखा था। तो एक सेट पर मैंने फटाफट वो मेंशन किया, अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किए और मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुंच गया। आई थिंक 3 से 4 काउंटर थे वहाँ। तो एक काउंटर पर मैं वहाँ पर गया, उन्होंने मेरे जो एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ रख लिया और मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जो मैंने फ़ोटोकॉपी सेट दिया वो, और जो मैंने डेफ के टाइम भेजे थे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जब पोस्ट किया था उसके टाइम जो मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, वो तीनों चीज़ें उन्होंने आपस में वेरीफाई की। अब यहाँ पर एक क्लैरिटी और मैं आपको देना चाहूँगा कि फॉर्म भरने के बाद और इंटरव्यू डेट से पहले यदि आपने कोई रेलिवेंट क्वालिफिकेशन अचीव की है, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ, 2022 में मैंने फॉर्म भरा था, 2025 में मेरा इंटरव्यू था और इस दौरान इस गैप में मेरी पीएचडी पूरी हो गई थी। तो ये बात मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बताई और उन्होंने मेरी पीएचडी वहाँ पर ऐड कर दी। तो यदि आपकी भी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है जो आपने फॉर्म भरने के बाद और इंटरव्यू से पहले अटेंड की है,
तो उसका ओरिजिनल आप लेके जाएं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम वो ऐड करवाना ना भूलें। तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर उन्होंने मेरी फ़ाइल बना के वहाँ पर एक हेल्पर भैया थे उनको दी और मुझे ऊपर जाने को बोल दिया जहाँ पर एक्चुअली में इंटरव्यूज़ हो रहे थे। तो वो मुझे भैया साथ साथ लेके गए और इंटरव्यू जो बोर्ड ए था उसके सामने जो वेटिंग वाला एरिया बना हुआ था, लोहे की बेंच लगी हुई थी, वहीं पर जाके मुझे बैठा दिया। अब वहाँ पर क्या था कि एक कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा था बोर्ड ए में, एक कैंडिडेट मेरे साथ में बैठा हुआ था और तीसरे नंबर पर मैं था, और सामने ही इंटरव्यू बोर्ड बी और उसके थोड़ा सा साइड में इंटरव्यू बोर्ड सी भी था। तो वहाँ भी एक एक दो कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे। अब ये वाला टाइम जब होता है ना कि आप सारे काम से फ्री हो चुके, अंदर इंटरव्यू चल रहा है और बस कभी भी आपका नंबर आ सकता है, तो मेरे लिए टाइम थोड़ा सा नर्वसनेस वाला सा टाइम था। सबसे ज़्यादा नर्वस मैं पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान यही जो 15-20 मिनट मुझे वेट करना पड़ा इसमें हुआ था। तो यदि आप कंफर्टेबल हैं, आपके साथ वाला भी कंफर्टेबल है, तो जितनी देर वो बैठे आप उससे थोड़ा बात कर सकते हैं ताकि माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड रहे, स्ट्रेस मतलब एक एंग्जाइटी होती है वो बिल्डअप ना हो और इंटरव्यू पर उस चीज़ का कम से कम असर आए। अब चलते हैं मेन पार्ट पर, जो कि है हमारा इंटरव्यू वाला पार्ट पूरा का पूरा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने बोला सर मैं आई कम इन। मैं गया, उन्होंने बैठने के लिए बोला। जनरली वो लोग बैठने के लिए बोल ही देते हैं, तो यदि हम 5 से 10 सेकंड वेट कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उन्होंने बैठने के लिए बोला। जो था मेरा बोर्ड वो था, एक हमारे बीएससी मेंबर थे, उसके अलावा 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो पीएससी मेंबर थे ना, उनका भी शायद मैथ से कोई ना कोई रिलेशन रहा था जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो उसके बाद जो पीएससी मेंबर थे उनके पास मेरी फ़ाइल थी, वो फाइल को अपना देखते जा रहे थे और साथ साथ उन्होंने कन्वर्सेशन भी स्टार्ट कर दी थी कि अच्छा क्या नाम है आपका, 12th कब की है, ग्रेजुएशन कब की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कब की है। फिर जैसे उन्होंने पीएचडी वाला देखा होगा, तो अच्छा आप पीएचडी में, क्या टॉपिक था आपका पीएचडी में, तो वो मैंने बताया। फिर उस टाइम ना जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट में पीजीटी की पोस्ट पर भी था। तो उन्होंने पूछा अच्छा आप दिल्ली में पीजीटी भी हैं, तो मैंने बोला यस सर। देन ही वाज लाइक कि अच्छा आपको यहाँ जॉब मिल जाती तो आप दिल्ली छोड़ देंगे, तो मैंने बोला कि यस सर श्योर। फिर उन्होंने जैसे और आगे चीज़ें देखी होंगी, तो उन्होंने पूछा कि आपका जो पूरी पढ़ाई लिखाई है वो सारी अर्बन माहौल से है, तो क्या आप रूरल माहौल में, जैसे आपको बालाघाट ज़िले में किसी गांव में आपको पोस्टिंग दे दी जाए तो क्या आप जॉब करोगे? तो मैंने बोला कि यस सर। फिर उन्होंने पूछा कि कभी रहे हो गांव में, कोई रिलेशन रहे गांव से, कभी गए हो कभी? तो फिर मैंने उनको बताया कि हाँ सर, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं मेरे अभी, तो उनके पास रेगुलर आना जाना रहता है और मतलब माहौल से मैं परिचित हूँ गाँव की। फिर उन्होंने ये सारा पलट के फाइल मेरी रख दी और उन्होंने फिर जैसे शुरू किया कि अच्छा आपका नाम सत्यप्रिय है। तो हमारे ना भारत के एक राजा हुए थे सर्वप्रिय, आप बता सकते हो कौन से राजा का नाम था सर्वप्रिय? तो उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने बोल दिया कि सॉरी सर, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। हालांकि बहुत फेंटली मुझे याद था कि मैंने कभी पढ़ा था कि सम्राट अशोक को लोग सर्वप्रिय भी बोलते थे, बट उस टाइम मुझे ध्यान नहीं आया। मैंने अपोलोजाइज़ किया। फिर उन्होंने पूछा कि एक ना बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, और उसके बाहर एक मैथमेटिकल कोट लिखा हुआ है संस्कृत में, तो क्या आप वो कोट और वो यूनिवर्सिटी बता सकते हो? मैंने तो ऐसा कुछ कभी सुना ही नहीं था, तो मैंने बोला कि नो सर, आई डोंट नो इट। फिर मैंने उनको बोला कि सर कुछ फेमस कोट्स हैं मैथ के, ये हैं, तो मे बी इनमें से कुछ लिखा हुआ। देन ही सेड कि नो एग्जैक्ट पता है क्या? देन आई सेड नो। फिर 2 बार लगातार नो बोला मैंने। फिर उन्होंने पूछा अच्छा ये तो पता है ना कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने आए हो? देन आई वाज लाइक यस सर, असिस्टेंट प्रोफेसर की। अच्छा कौन से डिपार्टमेंट में है ये? मैंने सर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। देन ही वाज लाइक कि अच्छा बताओ हायर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारा? तो उसका भी मुझे आइडिया नहीं था। फिर उन्होंने पूछा गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश का? देन अगेन आई वाज लाइक सॉरी सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक्चुअली ये क्या है कि मैं था राजस्थान से, मैं दूसरी बार ही एमपी आया था। पहली बार आया था मैं रिटर्न देने और दूसरी बार आया था मैं इंटरव्यू देने। तो एमपी जी के तो मेरे लिए बिल्कुल ज़ीरो ही थी। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा मध्य प्रदेश की कुछ ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स के बारे में बता सकते हो कौन कौन सी ट्राइब्स हैं फेमस? तो इसका भी मुझे आइडिया नहीं था। पर जैसे मुझे राजस्थान की ट्राइब्स का आइडिया है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की जहाँ पर बाउंड्री लगती है वहाँ पर राजस्थान में भील ट्राइब थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने ये उनको बोला कि सर शायद भील एक ट्राइब हो सकती है मध्य प्रदेश की मेन। एंड बाद में जब ये मैंने चेक किया तो ये वाला आंसर यहाँ पर ठीक था। बट ओवरऑल देखें तो मेरे जीके वाले पोर्शन से वो लोग कोई ज़्यादा खुश नहीं थे, और वो क्या मतलब मैं भी कोई ज़्यादा खुश नहीं था।
थोड़ा सा डिमोरलाइज भी हो गया था मैं वहाँ पर कि अरे ये तो शुरू में इंटरव्यू ख़राब होने लगा और ये वाली सारी चीज़ें। लेकिन इसमें ना वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ये हुआ कि जो मेरी नर्वसनेस थी ना वो चली गई, कि इंटरव्यू तो बिगड़ ही चुका, अब तो अंदर वो जो डर था सारा वो मेरा निकल गया कि अब छोड़ो, अब जो भी आता है वो खुल के एक्सप्रेस करेंगे, एक भी बता पाऊँ, दो भी बता पाऊँ तो भी बहुत बड़ी बात है। सो ये वाली चीज़ शायद मेरे फ़ायदे में काम कर रही। और फिर उन्होंने मुझे उठाया, जो पीएससी मेंबर थे, कि अच्छा आप खड़े हो, एक बार बोर्ड पे चले जाओ। तो उन्होंने मुझे बोर्ड पे भेजा और उन्होंने पूछना शुरू किया कि अच्छा बताओ लिमिट पॉइंट क्या होता है, किस तरह से डिफ़ाइन करोगे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर लाइक हम मैथमेटिकल वे में बात करें या एक प्रैक्टिकल वे में बात करें। तो उन्होंने बोला कि तुम ये समझो कि हम तुम्हारी क्लास में ना पहली बार आए हैं और तुम्हें लिमिट पॉइंट हमें समझाना है। तो पहले तो मैंने एक उन्हें इंट्यूटिव एग्जांपल दिया कि जैसे फ़ीस की लाइन होती है कॉलेजेस में, या पहले जो बिल भरने की लाइन होती थी, कि जहाँ पर फ़ीस की विंडो है या बिल की विंडो है वहाँ पर ना क्राउड एकदम से बहुत ज़्यादा गैदर्ड रहता है, और जैसे जैसे हम उस विंडो से दूर होते जाते हैं तो क्राउड थोड़ा सा स्कैटर्ड रहता है हमारा। तो जो वो विंडो है वो एक लिमिट पॉइंट की तरह काम कर रही है कि उसकी हम कितना भी नज़दीक देख लें, एक दो लोग तो वहाँ पर हमेशा मिलेंगे। फिर मैंने यही चीज़ उनको मैथमेटिकली बताई कि किसी भी पॉइंट के अराउंड में कितना भी छोटा ओपन सेट बना लूँ, कितना भी छोटा इंटरवल बना लूँ, उसके अंदर सीक्वेंस का एक ना एक पॉइंट ज़रूर रहेगा। तो उसी चीज़ को, और यदि ऐसा है तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे लिमिट पॉइंट। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अब बताओ लिमिट क्या होती है सीक्वेंस की। तो मैंने उनको फिर लिमिट बताई। फिर उन्होंने पूछा कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तो ये वाली चीज़ें भी मैंने फिर उनसे बात की। फिर था कि सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ की कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज़, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़, ये सब क्या होता है। तो ये मैंने उन्हें वहाँ पर बताया, एक एक दो एग्जाम्पल्स लिखे, और ये वाला मेरा बोर्ड प्रेजेंटेशन का पार्ट था। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप आके बैठ जाइए। फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने शुरू किया, एंड उन्होंने शुरू किया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाले टॉपिक से। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि अच्छा ट्रू और ट्रू क्या होगा, लाइक जो हमारी ट्रुथ टेबल बनती है ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, उससे रिलेटेड। सो उन्होंने पूछा ट्रू और ट्रू, फिर उन्होंने पूछा ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, टोटोलॉजी क्या होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने वहाँ पर ग्रिल किए। फिर उन्होंने पूछा ज्योमेट्री की तरफ शिफ्ट होकर कि डिफाइन पैरेलल लाइंस। तो मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि सर पैरेलल लाइंस इन 2D और पैरेलल लाइंस इन 3D। मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं बोलूँगा इस चीज़ को, एक्चुअली मैंने उनसे क्लैरिटी सीखी कि सर 2D में हमें डिफाइन करनी है पैरेलल लाइंस, या 3D में हमें डिफाइन करनी है। तो वो बोले कि अरे पैरेलल लाइन मतलब पैरेलल लाइन। सो मे बी शायद वो ये सुनना चाह रहे थे कि लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, बट मुझे लगा कि थोड़ा मैथमेटिकली और करेक्ट होना ज़्यादा बेटर है। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि सर 2D में 2 लाइन्स आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, एंड 3D में 2 लाइन्स आर पैरेलल इफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन से वो विजिबली सेटिस्फाइड थे। फिर उन्होंने आगे पूछा कि बताओ पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है, किसी भी कोनिक के एसिम्प्टोट्स की पोलर इक्वेशन क्या होती है। फिर इसी पर उन्होंने कंटिन्यू किया कि यदि हम किसी कोनिक की पोलर इक्वेशन लें L/R इक्वल्स टू 1 + e cos थीटा, तो वहाँ पर जो E है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्या रोल रहता है, और जैसे जैसे मैं E की वैल्यू चेंज करूँ तो कोनिक की जो नेचर है वो किस तरह से चेंज होती है। लाइक E > 1 पर कौन सा कोनिक होगा, E < 1 पर कौन सा कोनिक होगा, = 1 पर वहाँ पर कौन सा कोनिक होगा। फिर उन्होंने पूछा कि स्टेट यूलर्स थ्योरम। मैंने फिर से उनसे थोड़ा सा क्लैरिटी सीखी कि सर कौन से फील्ड में यूलर्स थ्योरम। तो उन्होंने बोला कि यार कॉम्प्लेक्स में जो होती है हमारी, तो फिर मैंने उनको बताया कि e⁻i थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो ही वॉज ओके। फिर उसके बाद जो सेकंड एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ी है। तो मैंने डिनाई कर दिया कि सर नहीं, मतलब मेरे कभी सब्जेक्ट रहा नहीं डिफरेंशियल ज्योमेट्री अलग से। तो फिर पीएससी मेंबर जो थे उन्होंने मेरी फाइल उठाई और मेरी मार्कशीट्स को चेक करने लगे, वहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखे रहते हैं ना, एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री मेरे पास वाकई नहीं था। तो आपके सामने भी यदि ऐसी कोई सिमिलर सी सिचुएशन आती है तो आपको सच बोलना है वहाँ पर। सो फिर उन्होंने जब मेरी फ़ाइल चेक की तो फाइल चेक करते करते वो पूछ रहे थे अच्छा एमएससी में और क्या क्या सब्जेक्ट थे। तो मैंने उनको सब्जेक्ट्स बताए, 16 सब्जेक्ट थे टोटल, मैं 10-11 उनको वहाँ पर मेमोरी के हिसाब से बता पाया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तो ठीक है। अच्छा यहाँ से एक अच्छी बात ये हुई कि फिर उन्होंने डिफरेंशियल ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्किप कर दिए। फिर उन्होंने पूछा कि हिल्बर्ट स्पेस, बर्नाक स्पेस, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैंने उनको डिफरेंस बताया। फिर उन्होंने पूछा कि जो तुमने कंप्लीटनेस वर्ड बोला, इस कंप्लीटनेस का मीनिंग क्या है, वो भी फिर मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने पाई के बारे में पूछा कि अच्छा बताओ पाई किसने डिस्कवर की। तो मैंने उनको बताया कि सर हमारे एक मैथमेटिशियन थे आर्यभट्टा, उन्होंने दिस एंड दिस ईयर में पाई को यूज़ किया।
देन अगेन PSC मेंबर सेड कि अच्छा सिर्फ यूज़ किया। फिर मैंने बोला कि हाँ सर, सिर्फ यूज़ नहीं किया, मतलब यूज़ तो किया ही, उसके अलावा पाई की एक बहुत ही क्लोज अप्रोक्सीमेशन भी उन्होंने हमें दी। फिर ही वॉज लाइक हैप्पी। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा इंडियन मैथमेटिशियंस, कौन कौन से इंडियन मैथमेटिशियंस को जानते हो, उनके बारे में कुछ बता सकते हो। तो मैंने बोधायन, माधवन, भास्कराचार्य, आर्यभट्टा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा उनको बताया, इनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही एंड ऑल। उसके बाद जो थर्ड एक्सपर्ट थी वो मैम थी, बाकी तीनों जेंट्स थे। तो उन्होंने फिर पूछा कि टोपोलॉजी था आपके पास सब्जेक्ट, तो टोपोलॉजी मेरे पास मास्टर्स में था। तो उन्होंने पूछा कि लिमिट पॉइंट बताओ, लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस में डिफाइन करना है हमें। तो मैंने उनको टोपोलॉजिकल स्पेस में लिमिट पॉइंट किस तरह से डिफाइन करेंगे वो बताया। सीक्वेंस की लिमिट जो होती है टोपोलॉजिकल स्पेस में वो उन्हें बताई। फिर शी आस्क्ड कि जो तुमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है लाइक दिस इज़ डिफरेंट एंड जो तुम बता रहे हो दैट इज़ डिफरेंट। फिर मैंने उनको बोला कि नो मैन, एक्चुअली दे आर सेम। रियल नंबर्स में हम ओपन सेट्स को इंटरवल्स की फॉर्म में देखते हैं। और फिर मैंने उनको बोर्ड पर खड़े होकर थोड़ा जस्टिफाई किया कि दोनों डेफिनेशन किस तरह से इक्विवेलेंट है एंड शी वॉज हैप्पी। फिर मैं वापस आके बैठा एंड उन्होंने जो मुझसे पूछा कि होम्योमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस होता है, तो वो मैंने बताया। स्टार्ट मैंने इस तरह से किया कि होम्योमॉर्फिज्म इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसिस एंड लाइक होमोमॉर्फिज्म इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्जेब्राइक स्पेसिस, जिसमें हमारी ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ये वाली सारी चीज़ें भी आती हैं। एंड फिर मैंने दोनों की इंडिविजुअल डेफिनेशंस बताई एंड शी वॉज ऑल्सो हैप्पी। फिर उन तीनों चारों लोगों ने आपस में 2-4 मिनट आई कॉन्टैक्ट किया एंड दे सेड कि अच्छा ठीक है अब आप जाओ। आई सेड थैंक यू और मैं फिर पलट कर आ गया। अब जैसे इंटरव्यू के बाहर निकला तो हाँ, जो मेरे पास फाइल और वाटर बोतल थी वो रूम के बाहर ही हमें छोड़ के जानी है। जो वेटिंग एरिया में बेंच लगी हुई ना, वहाँ पर आप रख जाना, कोई नहीं लेता। वो मैंने उठाया वापस और एक दूसरे रास्ते से हमें फिर MPPSC के बाहर निकाल दिया गया। जो लाइक जिस हॉल से हम ऊपर आए थे ना, उस हॉल में हमें दोबारा एंट्री नहीं दी जाती। एक अलग से स्टेयर्स है, वहाँ से हमें बाहर के बाहर कर दिया जाता है। हम बाहर आ गए और इसके अलावा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जैसे आपका इंटरव्यू खत्म हो आप सीधा बाहर आ सकते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट पर, थॉट्स आफ्टर द इंटरव्यू। इमीडिएट थॉट्स तो देखो मेरे यही थे, बाहर निकलते निकलते जो मैं सोच रहा था कि मैथ्स का पोर्शन तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन जीके का पोर्शन बिल्कुल ही ख़राब गया है। जीके तो बिल्कुल ऐसे थी कि बिल्कुल जिसको बोलते हैं डूम्ड, तो वो वाली हालत थी जीके में। तो फिर मतलब मेरे माइंड में बार बार ये चल रहा था कि अच्छा उसको प्रायोरिटी देंगे या उसको प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ख़राब हो गया था, कहीं उस चीज़ को प्रायोरिटी दे दी तो इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन मैथ्स को यदि प्रायोरिटी दी तो इंटरव्यू थोड़ा ठीक ठाक माना जाएगा। तो रास्ते में फिर जैसे पापा से बात की। सो माई फादर इज़ ऑल्सो प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहादुरपुर अलवर राजस्थान में। सो उनको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो मैंने उनसे बात की। तो ही सेड कि जनरली ऐसी सिचुएशंस में ना लाइक सब्जेक्ट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो थोड़ा तो मैं रिलीव्ड हुआ, बट फिर भी एक वो जो अंदर ही अंदर डिलेमा चल रहा था कि व्हाट इफ़ एक अलग केस बन जाए, तो जो थोड़ा डर है वो बना रहता है। बट मेरे पास रिज़ल्ट का वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन था भी नहीं। तो फिर मेरा रिज़ल्ट आया ऑलमोस्ट 1 महीने बाद। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 21 जून को शायद मेरा रिज़ल्ट आया था। 5 मई को मेरा इंटरव्यू था। तो जो पूरा ड्यूरेशन है वो वैकेशन में मेरा घर पर ही बीता था। एंड आई गोट 78 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन माई इंटरव्यू। एंड वो उस बैच के हाईएस्ट मार्क्स थे इंटरव्यू में। और ओवरऑल देखें तो मेरी रैंक थी 2nd इस जो पूरी वैकेंसी थी उसमें। सो आई वॉज रिलीव्ड देन कि हाँ, मतलब उन्होंने मैथ्स को ही प्रायोरिटी दी है। और यहाँ पर और भी 2-3 चीज़ें फिर मुझे लगी, ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि जैसे जीके वाला पोर्शन तो वो लोग ना एक नॉर्मल इंटरेक्शन के लिए या सामने वाले कैंडिडेट को थोड़ा सा ओपन अप करने के लिए स्टार्ट करते हों, और वेटेज उनका रहता हो मैथ्स के पोर्शन पर। दूसरी पॉसिबिलिटी जो मुझे लगी वो ये हो सकती है कि जीके का पोर्शन मेरा इतना ख़राब गया था ना कि उससे तो अच्छा ही लगना था कुछ भी मैं वहाँ पर दे के आ जाता तो। और एक और चीज़ कि जीके वाले पोर्शन के बाद मैं भी थोड़ा फ्रीड अप हो गया था। तो जो भी मेरे माइंड में विचार थे वो मैं बिल्कुल एज इट इज़ उनके सामने वहाँ पर रख रहा था। तो शायद जो मैसेज था या जो आंसर थे वो बहुत अच्छे से उन तक कन्वे हुए। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जीके वाले पोर्शन के बाद उनकी एक्सपेक्टेशंस ही इतनी लो सेट हो गई थी कि मैथ्स में जब मैंने लाइक 100% अटैम्प्ट किए तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अबव एक्सपेक्टेशन हो गया। तब इनमें से कुछ भी हम मान सकते हैं, बट माई फाइनल रिजल्ट वॉज गुड। एंड थोड़ा मुझे फिर रिलेट हुआ कि हाँ, अब चीज़ें हाथ में आ गई हैं हमारी। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर, जो कि है मेरी खुद की ऑब्जर्वेशंस क्या रही इस इंटरव्यू को लेके।
पहले तो हम बात करेंगे की टेक अवेज। पहली चीज़ कि वो जो लोग मैथमेटिक्स में हम बात करेंगे, मैथमेटिक्स के इंटरव्यू में जो भी वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि सिलेबस में सारे टॉपिक्स हमारे कवर किए जाएँ। लाइक ऐसा नहीं कि केवल एनालिसिस का ही पूछते रहे या ज्योमेट्री का ही पूछते रहे। हर एक टॉपिक को वो कहीं ना कहीं से कवर कर रहे हैं, और जिस तरह के वो क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं वो फंडामेंटल से लेके एप्लीकेशन तक कुछ भी पूछ ले रहे हैं। जैसे उन्होंने मुझसे यूलर थ्योरम की स्टेटमेंट भी पूछ ली, और होमोमॉर्फिज्म और होम्योमॉर्फिज्म जैसी एक टेक्निकल चीज़ भी उन्होंने मुझसे पूछ ली। एक चीज़ जो वो स्किप कर रहे हैं, या जनरली मैंने इंटरव्यूज़ में देखा है कि लोग स्किप करते हैं, वो है कि बहुत लेंथी कैलकुलेशन से वो बचते हैं। मतलब ना इंटरव्यूअर पूछता है और ना जो कैंडिडेट होता है वो कंफर्टेबल होता है लंबी लंबी कैलकुलेशन करने में। तीसरी चीज़ कि स्टार्ट तो शायद वो जीके से ही करेंगे इंटरेक्शन, और एक पार्ट और कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को हमें हमेशा साथ लेके चलना है, वो हमें नहीं छोड़ना है। फिर एक और चीज़ कि यदि स्टार्ट हमारी ख़राब हो भी जाए तो भी मतलब इंटरव्यू को एक बेहतर इंटरव्यू बनाया जा सकता है। मेरी कुछ सजेशंस हैं। तो हम बात करें कि सबसे पहले तो हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स को एडवांस में प्रिपेयर कर लेना है। वहाँ पर बैठ के भी यदि हम करें, वैसे वो लोग पूरा टाइम देते हैं आपको कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छे से जचा लो, जो भी कमियां हैं उनको पूरा कर लो। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि बाई चांस यदि आप अपना कोई डॉक्यूमेंट भूल भी गए हो तो वो लोग आपको सफिशिएंट टाइम देंगे, इंटरव्यू के बाद भी कुछ दिन का टाइम देंगे, आप तब आके जमा करा सकते हो। वहाँ पर स्ट्रेस लेने की, पैनिक लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बट मैं तो ये कहूँगा कि एक दिन पहले से ही ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सीक्वेंस में जचा कर रखिए कि जैसे ही उन मांगे आपने दिया, ताकि फॉर्मेलिटीज़ वाले काम में हम वहाँ पर ज़्यादा उलझे नहीं, ज़्यादा हमारा माइंड वहाँ पर खर्च ना हो। दूसरा ये है कि जीके आप थोड़ा सा तो प्रिपेयर करके जाइए। एमपी के स्टूडेंट हैं या तो ख़ास तौर पर, यदि जीके वाला पोर्शन भी हमारा अच्छा चला जाता है तो इंटरव्यू तो कहाँ से कहाँ फिर हमारा पहुँच सकता है। तीसरी चीज़ कि हमें जो आता है वो हमें उतना का उतना कन्वे करना है। आप दो सिचुएशन अज्यूम करिए ना कि मान लो मुझे 50% आता है और मैंने 50% ही सामने वाले को समझा दिया। ऑन दी अदर हैंड कोई कैंडिडेट है जिसको 100% आता है लेकिन वो 20% ही समझा पा रहा है, तो इंटरव्यू में जो इंप्रेशन है वो जो 50 का 50 कन्वे कर पाया उसका ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें आपको आती हैं आपको ये ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल क्लैरिटी से सामने वाले तक पहुँच पा रही हैं। मैं मेरे इंटरव्यू की बात करूँ तो एक कमी जो मुझे लगी बाद में जब मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया कि शायद मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल रहा था इंटरव्यू में, स्पीड मेरी थोड़ी फास्ट थी, तो वो मैं पेस को स्लो रख सकता था। एक और चीज़ कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। आउट ऑफ नोवेयर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि अच्छा आपने मैथ्स से क्यों चुनी, मैथ्स में ऐसा क्या है, आप बच्चों का इंटरेस्ट मैथ में कैसे क्रिएट करोगे, या फिर पूछ ले कि मैथ्स की कोई एप्लीकेशन बताओ डे टू डे लाइफ में। तो इन चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। फिर है हायर एजुकेशन इकोसिस्टम्स। आजकल सभी इंटरव्यूज़ में जनरली ये चीज़ें आपसे पूछ ही रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्या क्या प्रोविजंस हैं हायर एजुकेशन को लेके या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेके। फिर आपसे पूछ सकते हैं नैक रेटिंग क्या होती है, और आपसे पूछ सकते हैं यूजीसी क्या है, CSIR क्या है, NTA क्या है। ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा पता होनी चाहिए। एंड 6th वन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि स्टार्ट आपका कैसा भी हो, आपको अपना कंपोजर बनाए रखना है वहाँ पर। और मैथमेटिक्स को लेकर यदि हम बात करें तो मैं आपको बोलूँगा कि आपके सिलेबस में जो MPPSC का हमारा सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, एटलीस्ट उनकी डेफिनेशन तो हमें देख कर ही जानी है। किसी पे भी हमें ऐसा ना लगे कि अरे ये टॉपिक तो हमने कभी सुना ही नहीं। दूसरा कि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज, इन दोनों चीज़ों को हमें साथ साथ लेके चलना है। कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर होने ही चाहिए, फॉर्मूला भी जो बिल्कुल ही रूटीन फॉर्मूलाज है वो हमें याद होने चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछ ले न्यूटन रेप्सन का फॉर्मूला क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एक चीज़ है, मैं दूसरे इंटरव्यू से एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ कि उन्होंने मुझसे किसी चीज़ का फॉर्मूला पूछा और मुझे एकदम से फॉर्मूला नहीं याद था। तो मैंने पैनल से रिक्वेस्ट की कि सर फॉर्मूला मुझे नहीं याद, बट आई नो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ श्योर। तो फिर मैंने वहाँ पर वो फॉर्मूला डिराइव किया एंड वो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया उनके ऊपर। सो यदि आप भी ऐसी सिचुएशन में है कि फॉर्मूला एकदम से नहीं याद आ रहा लेकिन आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है, तो आप उनके सामने ये ऑप्शन रख सकते हैं कि सर क्या मैं प्लीज़ ऐसे कर सकता हूँ। हमें एक बिल्कुल पोलाइटली रखना है, एक रिक्वेस्टिंग वे में। यदि वो अलाउ कर दें तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो ना अलाउ करें देन ऑल्सो इट्स ओके। फिर है रैंडम गैसिंग को हमें अवॉइड करना है। मैथ्स हमारा सब्जेक्ट है, गैस वर्क का वैसे भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। एक क्लियर स्टोरी बहुत बेटर रहता है गोलमोल आंसर से। ये हो गया। फिर हमारे पास है कि वही स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट रेस्पॉन्स। कई बार वो क्या उलझाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा पक्का यही है, सोच लो, लेकिन यदि हम कॉन्फिडेंट हैं तो हमें अपनी चीज़ पर टिके रहना है।
इसके अलावा मैं और बोलूँगा कि आप ना दो टॉपिक्स तो पक्का प्रिपेयर कर जाएँ, जो आपको कई बार क्या होता है कई कैंडिडेट्स के साथ, कैंडिडेट्स आए एंड उनसे उन्होंने सामने से पूछ लिया कि अच्छा आप कुछ प्रिपेयर करके आए हो। जनरली ये तब होता है जैसे 5, 7, 10, 15 कैंडिडेट्स का हो चुका, आपका नंबर बाद में है, तो उनके पास भी क्या क्वेश्चंस थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो कि मुझे लगता है। तो फिर आपसे पूछते हैं कि आप क्या प्रिपेयर करके आए हो, आप जो फिर बोर्ड पर प्रेजेंट करोगे वो उसमें से क्वेश्चंस वहाँ पर पूछेंगे। और जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर करो, मैं तो सजेस्ट करूँगा पीजी लेवल का टॉपिक प्रिपेयर करो और अच्छे सब्जेक्ट्स में से करो जिन पे आपकी पूरी डेप्थ है, जिनको आपको मतलब पूरा पता है ऊपर नीचे का। आप कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे रियल एनालिसिस बोल देते हैं जोश जोश में, अब रियल एनालिसिस के बाद आता है मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस के बाद आता है टोपोलॉजी, तो आप सीक्वेंस वहाँ पर बताओगे, वो आपको मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजी पर लेके जाएंगे। तो आपको ये वाली पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं जो प्रिपेयर करके लेके गया था वो मेरा टोपोलॉजी और फंक्शनल एनालिसिस, यही 2 टॉपिक मैंने किए थे। फिर है इंडियन नॉलेज सिस्टम को हमें स्किप नहीं करना है। हमारे MPPSC के रिटर्न के सिलेबस में जितने भी इंडियन मैथमेटिशियंस हैं उनका कंट्रीब्यूशन तो हमें एटलीस्ट पता होना ही चाहिए, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे फेस कर पाने की हालत में हों। एंड की एकेडमिक एंड रेगुलेटरी बॉडीज़, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं। सो यही सब थे मेरे सजेशंस एंड दिस इज़ मी। MPPSC 2022 की जो रिक्रूटमेंट थी उसी के थ्रू मैं सेलेक्ट हुआ हूँ एंड उसी के थ्रू अभी प्रेजेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने आज डिस्कस किया इस वीडियो के दौरान वो आपकी प्रिपरेशन में किसी ना किसी तरह से हेल्प करे। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। जल्दी मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।